तभी नताशा बोली, आरू, तुझे क्या लगता है हमें क्या क्या रखना चाहिए? ये बोलते हुए नताशा अपनी पैकिंग कर रही थी। वहीं आराध्या अपने ख्यालों में खोई हुई अपना सामान पैक कर रही थी। तभी नताशा ने देखा कि आराध्या का उसकी बातों पर कोई ध्यान ही नहीं था। ये देखकर वो उसके पास गई और उसे हिलाते हुए बोली, आरू, मैं तुझसे बात कर रही हूँ और तुम पता नहीं कहाँ खोई हुई है। नताशा के ऐसे हिलाने पर आराध्या अपने ख्यालों से बाहर आई और बोली, नहीं ताशु, कुछ नहीं, वो बस हम अपने कपड़े ही पैक कर रहे थे। आराध्या के इतना बोलते ही नताशा ने अपनी कमर पर हाथ रखा और बोली, तू ना मुझे पागल मत समझ आरू, तू सबसे अपने दिल की बात छुपा सकती है लेकिन मुझसे नहीं छुपा सकती। तो चल अब जल्दी से बता कि बात क्या है। नताशा के पूछने पर आराध्या अपने बिस्तर पर बैठ गई और बोली, ताशु, पता नहीं, पर जब से पापा ने हमसे पैकिंग करने के लिए कहा है तब से ना जाने क्यों हमें एक अलग सा एहसास हो रहा है, जैसे कि कुछ बहुत अच्छा होने वाला है। आराध्या की बात सुनकर नताशा बोली, ये तो बहुत अच्छी बात है। अगर तुझे ऐसा लगता है तो शायद ऐसा ही होगा। चल अब जल्दी से पैकिंग कर, क्योंकि अंकल ने कहा था कि हमें दोपहर को एयरपोर्ट के लिए निकलना है। नताशा की बात सुनकर आराध्या ने हाँ में सर हिलाया और अपने कपड़े पैक करने लगी। वहीं सांझ गुस्से में चिड़चिड़ाते हुए अपने सामान के साथ राजवंश विला आ गई और खुद से बोली, अर्जुन, राजवंश को तो मैं देख लूंगी, मेरा बॉस है तो क्या कुछ भी करवाएगा मेरे से। अगर मैंने भी उसकी नाक में दम नहीं कर दिया ना तो मेरा भी नाम सांझ नहीं। ये बोलते हुए वो विला की तरफ बढ़ ही रही थी कि तभी वो अचानक से किसी से टकरा गई। उसने जैसे ही सामने देखा तो उसके सामने अर्जुन खड़ा हुआ था। अर्जुन को अपने सामने देखकर वो एकदम से घबरा गई। अर्जुन ने मुस्कुराते हुए उसकी तरफ देखा और बोला, तो बताओ फिर क्या नाम रखा जाए तुम्हारा। उसके ये बोलने पर सांझ उसे घूर कर देखने लगी और बोली, क्या मतलब है तुम्हारे कहने का। तो इस पर अर्जुन मुस्कुराते हुए बोला, तुमने कहा ना अभी कि अगर तुमने मेरी नाक में दम नहीं कर दिया तो तुम्हारा नाम सांझ नहीं। तो मैं सोच रहा था कि अगर तुम्हारा नाम सांझ नहीं होगा तो फिर क्या होगा, क्योंकि मेरी नाक में दम करने से तो रही तुम, फिर तुम्हारा नाम तो बदलना ही पड़ेगा ना। उसके ये बोलते ही सांझ उसे सकपकाए हुए देखने लगी और अपने मन में बोली, क्यों सांझ, क्यों तू हर बार इसके चक्कर में फंस जाती है। इसे हर बार कैसे पता चल जाता है कि मैं क्या बात कर रही हूँ। जब भी मैं इसके बारे में कुछ बोलती हूँ पता नहीं ये कहाँ से प्रकट हो जाता है मेरे सामने। हे भगवान, मेरा इस बिलौटे से पीछा कब छूटेगा, पता नहीं छूटेगा भी या नहीं। ये सोचकर वो मन ही मन गुस्से में कुड़कुड़ाने लगी। उसके चेहरे को देखकर अर्जुन मुस्कुराते हुए बोला, अगर तुम्हारा मेरे को मन ही मन गालियां देना हो गया हो तो फिर चले। अर्जुन के ये बोलते ही सांझ ने हाँ में सर हिला दिया और उसके साथ चलने लगी। वो दोनों जैसे ही अंदर आए तो सामने नताशा और आराध्या अपने सामान के साथ तैयार खड़ी थी। आराध्या और नताशा ने जब उन दोनों को आते हुए देखा तो आराध्या धीरे से बोली, ये लड़की कौन है भाई के साथ, इसे पहले कभी नहीं देखा। तो इस पर नताशा बोली, पता नहीं। तभी अर्जुन उन दोनों के पास आया और उन्हें सांझ से मिलवाते हुए बोला, ये मेरी पर्सनल असिस्टेंट है सांझ, और सांझ ये मेरी बहन आराध्या है और ये भी मेरी बहन जैसी है, आराध्या की दोस्त नताशा। उसके ये बोलते ही उन दोनों ने सांझ को मुस्कुराते हुए ग्रीट किया और वहीं सांझ ने भी मुस्कुराते हुए उनसे हाथ मिलाया। तभी अर्जुन को विक्रम जी का फोन आया। उसके फोन उठाते ही विक्रम जी बोले, मैं एयरपोर्ट के लिए यहाँ से निकल रहा हूँ, तुम सब भी निकल जाओ। ये बोलकर उन्होंने फोन रख दिया। विक्रम जी का फोन कटते ही अर्जुन बोला, पापा का फोन आया था, वो एयरपोर्ट के लिए निकल रहे हैं, हमें भी निकलना चाहिए वरना देर हो जाएगी। ये बोलकर उसने अपने बॉडीगार्ड्स को इशारा किया। तभी वो बॉडीगार्ड्स आगे आए और उनका सामान लेकर बाहर की तरफ चले गए। वहीं घर से बाहर निकलने से पहले आराध्या एकदम से बोली, एक मिनट। ये बोलकर वो जल्दी से घर के मंदिर में गई और वहां जाकर भोलेनाथ की मूर्ति के सामने खड़ी हो गई और अपने दोनों हाथों को जोड़ते हुए अपनी आंखें बंद करके बोली, भोलेनाथ, हमें नहीं पता कि हमें ये अजीब सा एहसास क्यों हो रहा है। हम नहीं जानते कि क्या ये खुशी है या फिर कुछ और है, हमें नहीं पता। हम बस ये चाहते हैं कि जिस तरह से आपने हर कदम पर हमारा साथ दिया है उसी तरह से आप
हमारे इस सफर में भी हमारा साथ देना, बस हमारे साथ रहना, हम सब यही चाहते हैं आपसे। ये बोलकर उसने दोनों हाथों को भोलेनाथ के आगे जोड़ा और फिर वहां से सबके साथ एयरपोर्ट के लिए निकल गई। थोड़ी देर में वो सब एयरपोर्ट पर खड़े थे। अर्जुन ने जैसे ही बोर्डिंग पास आराध्या के हाथ में दिया तो उसमें उसने पढ़ा दिल्ली टू देहरादून। ये पढ़कर आराध्या की आंखें चमक गईं और उसने मुस्कुराते हुए अर्जुन की तरफ देखा और बोली, भाई क्या हम देहरादून जा रहे हैं? आराध्या के पूछने पर अर्जुन ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ। उसके इतना बोलते ही आराध्या ने खुश होते हुए नताशा को अपने गले से लगा लिया और बोली, ताशु, हम देहरादून वापस जा रहे हैं। नताशा भी ये बात जानकर खुश थी कि वो लोग अब देहरादून वापस जा रहे हैं। तभी आराध्या ने अर्जुन से पूछा, पर भाई ये सब हुआ कैसे? पापा माने कैसे इसके लिए? तो इस पर अर्जुन बोला, पता नहीं कैसे माने, लेकिन कल रात पापा ने मुझे अचानक से कहा कि हमें देहरादून वापस जाना है और वो ये भी बोले कि देवयानी दादी का जन्मदिन है, इसलिए हम वहाँ जा रहे हैं। अर्जुन के ये बोलने पर आराध्या शांत हो गई और अपने मन में बोली, तू भी क्या सोच रही थी आराध्या? तुझे क्या लगा था कि पापा तेरे और रुद्राक्ष के रिश्ते के लिए इतनी आसानी से मान जाएंगे? ये ख्याल आते ही वो उदास हो गई। तभी विक्रम जी उन सबके पास आए और बोले, चलो फ्लाइट की अनाउंसमेंट होने वाली है। थोड़ी देर में उनकी फ्लाइट की अनाउंसमेंट हो गई और उनकी फ्लाइट देहरादून के लिए टेक ऑफ कर गई। थोड़ी देर बाद देहरादून एयरपोर्ट, वो सब लोग अपने बैग्स लेकर एयरपोर्ट से बाहर आ गए। तभी अर्जुन बोला, पापा मैं किसी को बोलकर कार मंगवा लेता हूँ। अर्जुन के ये बोलते ही वहाँ पर बहुत सारी गाड़ियाँ आकर खड़ी हो गईं और सबसे आखिर में एक ब्लैक कलर की रोल्स रॉयस आकर खड़ी हुई। उन सारी गाड़ियों में से सब बॉडीगार्ड्स बाहर निकल कर आए और उन सबके सामने आकर अपना सर झुका के खड़े हो गए। तभी आखिरी गाड़ी में से रुद्राक्ष और मिहिर निकल कर आए। मिहिर को देखकर नताशा खुश हो गई और मिहिर भी उसे देखकर मुस्कुरा दिया। तभी रुद्राक्ष ने अपने बॉडीगार्ड्स को इशारा करते हुए कहा, इन सबके बैग्स को कार में रखो। उसके ये बोलते ही उसके बॉडीगार्ड्स ने उन सब के सामान को उठाया और कार में रखने लगे। तभी विक्रम जी ने रुद्राक्ष की तरफ देखा और बोले, वैसे इन सब की जरूरत नहीं थी। तो इस पर रुद्राक्ष बोला, कैसे जरूरत नहीं थी? आखिर आप हमारे मेहमान हैं और आपकी मेहमान नवाजी करना हमारा फर्ज बनता है। ये बोलकर वो मुस्कुरा दिया। तो विक्रम जी उसे नजरअंदाज करते हुए आराध्या का हाथ पकड़ के दूसरी गाड़ी में जाकर बैठने लगे कि तभी रुद्राक्ष ने उनका हाथ पकड़ा और बोला, ससुर जी, आप कैसे भूल जाते हैं कि आप मेरी चीज को मुझसे दूर नहीं ले जा सकते? ये बोलते हुए उसने विक्रम जी के हाथ से आराध्या का हाथ छुड़ाया और बोला, वो दिल्ली था इसीलिए मैं शांत था, लेकिन ये देहरादून है, यहाँ मेरा राज चलता है, तो यहाँ वही होगा जो मैं चाहूंगा। ये बोलकर उसने मिहिर से कहा, इन सबको अच्छे से घर ले जाओ, और आराध्या को अपने साथ ले जाते हुए बोला, आपकी बेटी और आपका दामाद सही वक्त पर घर आ जाएंगे, आप परेशान मत होना। ये बोलकर वो आराध्या को अपने साथ लेकर चला गया और वहीं विक्रम जी गुस्से में उसे जाते हुए देख रहे थे। तभी अर्जुन ने विक्रम जी के पास आकर कहा, जो जिसकी अमानत थी वो उसे ले जा चुका है पापा, अब आप यहाँ पर खड़े खड़े क्या सोच रहे हैं? चलिए, घर पर सब हमारा इंतजार कर रहे होंगे। अर्जुन के ये बोलने पर विक्रम जी ने उसे गुस्से में घूरा और जाकर एक कार में बैठ गए। वहीं रुद्राक्ष ने आराध्या को अपने साथ रोल्स रॉयस में बिठाया और ड्राइवर से कार चलाने के लिए कहा। उसने एक बटन दबाया जिससे कि ड्राइवर और उसके बीच का पार्टीशन ऑन हो गया। ये होते ही आराध्या हैरानी से रुद्राक्ष को देखने लगी और बोली, रुद्र, ये क्या कर रहे हैं आप? तो इस पर रुद्राक्ष ने मुस्कुराते हुए उसकी तरफ देखा और एक झटके में उसे उठाकर अपनी गोद में बिठा लिया। फिर उसने प्यार से उसके बालों को उसके कान के पीछे करते हुए उसके चेहरे को अपने हाथों में भरा और उसके गुलाबी होठों की तरफ देखते हुए बोला, तुम्हें पता है मैंने तुम्हारा कितना इंतजार किया है? रुद्राक्ष के ये बोलते ही आराध्या ने जैसे ही कुछ कहना चाहा तो रुद्राक्ष ने उसके चेहरे को कस के पकड़ा और उसके होठों पर अपने होंठ रखकर उसे बेतहाशा किस करने लगा। वो बहुत देर तक उसे किस करता रहा। जब उसे महसूस हुआ कि आराध्या को सांस लेने में दिक्कत हो रही है, तब उसने अपने होठों को उसके होठों से अलग किया
और अपने माथे को उसके माथे से लगाते हुए बोला, मैंने बहुत दिनों तक इस पल का इंतजार किया था कि तुम कब मेरे पास वापस लौट कर आओगी, लेकिन अब जो तुम मेरे पास आई हो तो अब मैं तुम्हें खुद से दूर नहीं जाने दूंगा। ये बोलते हुए उसने उसके माथे को चूम लिया। तभी आराध्या ने मुस्कुराते हुए रुद्राक्ष की तरफ देखा और बोली, हम तो आपकी धड़कनों में बसते हैं रुद्र। ये बोलकर उसने रुद्राक्ष के सीने पर अपना हाथ रखा और बोली, भला दिल अपनी धड़कनों से दूर कैसे रह सकता है। ये बोलकर उसने रुद्राक्ष के माथे को चूम लिया और प्यार से उसे देखते हुए बोली, हम अब हमेशा के लिए वापस आ गए हैं रुद्र। आराध्या के ये बोलते ही रुद्राक्ष ने उसे कस के अपने सीने से लगा लिया। वो दोनों यूं ही एक दूसरे की बाहों में बैठे रहे। आराध्या रुद्राक्ष की गोद में एक छोटी सी बच्ची की तरह बैठी हुई थी, जिसे रुद्राक्ष ने बहुत ही प्यार से अपनी बाहों की हिफाजत में ले रखा था। आज रुद्राक्ष के चेहरे पर एक सुकून था, क्योंकि उसका प्यार, उसकी मोहब्बत, उसकी आराध्या उसकी बाहों में थी। और अब उसे किसी चीज का कोई डर नहीं था, क्योंकि अब वो अपनी मोहब्बत को खुद से दूर नहीं जाने देने वाला था। थोड़ी देर में सब खुराना मेंशन पहुंच गए थे। विक्रम जी, अर्जुन, नताशा, मिहिर सांझ सब अपनी गाड़ियों से बाहर आए तो देखा कि सामने विधि जी, देवयानी जी, दिग्विजय जी, संजय जी और घर के बाकी सब लोग उनके स्वागत के लिए खड़े हुए थे। रुद्राक्ष ने पहले ही विक्रम जी के आने के बारे में घर में सबको बता दिया था, लेकिन अभी तक किसी को ये नहीं पता था कि आराध्या भी आने वाली है, क्योंकि रुद्राक्ष ने वो सबके लिए एक सरप्राइज की तरह रखा था। सबको आते देख विधि जी ने मुस्कुराते हुए आरती की थाल को वैदेही जी से लिया और एक एक करके उन सब की आरती उतारने लगी। तभी विक्रम जी और अर्जुन ने देवयानी जी और दिग्विजय जी के पैर छुए। वहीं अर्जुन ने विधि जी, संजय जी और बाकी सब बड़ों के पैर छुए। देवयानी जी ने विक्रम जी के माथे को प्यार से चूमा और बोली, आ गया हमारा बेटा। तो इस पर विक्रम जी बोले, आना तो था ही माँ, आखिर आपका जन्मदिन जो है, हम आपके जन्मदिन को कैसे छोड़ देते। जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई हो आपको माँ। विक्रम जी के ये बोलते ही देवयानी जी ने मुस्कुराते हुए उन्हें अपने गले से लगा लिया। तभी विक्रम जी की नजर पीछे खड़ी हुई मेनका पर गई, जिसे देखकर उनके चेहरे पर जो खुशी थी वो गुस्से में बदल गई। मेनका ने जब विक्रम जी के चेहरे पर गुस्सा देखा तो उसके चेहरे पर डर दिखने लगा और वो अपने मन में बोली, ये यहाँ पर क्यों आए हैं? अब इनके रहते हुए मैं अपने प्लान को पूरा कैसे करूंगी। उन सब से मिलने के बाद विक्रम जी ने अपने कदमों को मेनका की तरफ बढ़ा दिया और वहीं मेनका विक्रम जी को अपनी तरफ आता देख अपने कदमों को धीरे धीरे करके पीछे लेने लगी। विक्रम जी को अपने सामने देखकर मेनका घबराने लगी थी। अब ये डर किस बात का था, ये तो कोई नहीं जानता था, लेकिन फिर भी विक्रम जी की आंखों को देखकर मेनका को ऐसा लग रहा था जैसे उनकी आंखों का गुस्सा उसे जलाकर राख कर देगा। अब क्या होगा आगे? जब आराध्या की वापसी के बारे में सबको पता चलेगा तो उन सबका रिएक्शन क्या होगा? जानने के लिए सुनते रहिए मेरे प्यार की तो इंतहा। विक्रम जी को अपने सामने देखकर मेनका के हाथ पैर कांपने लगे और वो घबराते हुए उन्हें देखकर बोली, ये यहाँ पर क्या कर रहे हैं? अब अगर ये यहाँ रहेंगे तो मैं अपना मकसद पूरा कैसे कर पाऊंगी? ये सोचते हुए मेनका विक्रम जी को देख रही थी। तभी विक्रम जी ने मेनका से अपनी नजर हटाई और देवयानी जी से बोले, माँ हम अभी आते हैं। ये बोलकर विक्रम जी मेनका की तरफ बढ़ गए। मेनका ने जब विक्रम जी को अपनी तरफ आते हुए देखा तो वो एकदम से डर गई। विक्रम जी गुस्से में लाल आंखें लिए मेनका की तरफ चले आ रहे थे और वहीं मेनका घबराते हुए एक एक कदम लेकर पीछे होती जा रही थी। तभी विक्रम जी ने अचानक से मेनका का हाथ पकड़ा और गुस्से में उसे अपने साथ घसीटते हुए ले जाने लगे। मेनका उनसे अपना हाथ छुड़ाते हुए बोलने लगी, ये आप क्या कर रहे हैं? हमारा हाथ छोड़िए, कहाँ लेकर जा रहे हैं आप हमें? मेनका बोले जा रही थी, लेकिन विक्रम जी ने उसके किसी भी सवाल का कोई जवाब नहीं दिया। मेनका को डर और घबराहट दोनों हो रही थी, लेकिन वो खुद को शांत किए हुए विक्रम जी के साथ चली जा रही थी। एक कमरे में लाकर विक्रम जी ने मेनका को जमीन पर लाकर फेंका और कमरे का दरवाजा बंद करते हुए उसकी तरफ मुड़े। ये देखकर मेनका घबरा गई और परेशानी भरी नजरों से विक्रम जी की तरफ देखकर बोली, ये आप क्या कर रहे हैं?
विक्रम जी ने मेनका को उसकी बाएं से पकड़कर खड़ा किया और बोले, पहले तुम मुझे बताओ कि तुम यहाँ क्या कर रही हो। विक्रम जी के ये बोलते ही मेनका घबाई हुई नजरों से उन्हें देखने लगी। तो इस पर विक्रम जी बोले, तुम्हारी बेटी ने जो किया है, उसके बाद तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हो गई कि तुमने फिर से इस घर में कदम रखा। विक्रम जी के सवाल पर मेनका ने अपना सर नीचे झुका लिया और बोली, मेरी बेटी ने जो भी किया था वो अपने प्यार को पाने के लिए किया था। मेनका के ये बोलते ही विक्रम जी ने एक जोरदार छांटा उसके गाल पर मारा। उनके छांटा मारते ही मेनका फिर से जमीन पर गिर गई। उसने जैसे ही अपने गाल पर हाथ फेरा तो उसे महसूस हुआ कि विक्रम जी की उंगलियां उसके गाल पर छप गई थीं। इस वक्त उसका गाल एकदम लाल हो चुका था। विक्रम जी ने उसके पास पैरों के बल बैठते हुए गुस्से में उसे देखते हुए कहा, अगर तुम यहाँ पर हो तो मेरे पिताजी का ध्यान कौन रख रहा है। विक्रम जी की बात सुनकर मेनका घबराते हुए बोली, उनके साथ उनका केयरटेकर है। मेनका के ये बोलते ही विक्रम जी ने उसे एक और छांटा मारा और बोले, मैंने अपने पिताजी का ध्यान रखने के लिए तुम्हें रखा है या उस केयरटेकर को रखा है। विक्रम जी के चिल्लाते ही मेनका एकदम से डर गई। उसकी आंखों में आंसू आ गए और वो अटकते हुए बोली, वो मैं। इससे पहले कि मेनका कुछ और बोलती, विक्रम जी ने उसे खड़ा किया और बोले, तुम्हें मैंने सिर्फ और सिर्फ अपने पिताजी की सेवा के लिए रखा है, क्या ये बात भूल गई हो तुम। तो इस पर मेनका बोली, मैं करती तो हूँ आपके पिताजी की सेवा, इसी आस में कि आप एक दिन मेरे पास लौट कर आएंगे। मेनका के ये बोलते ही विक्रम जी ने उसे गुस्से में घूर कर देखा और बोले, मैंने तुमसे शादी सिर्फ अपने बच्चों के लिए की थी, ना कि अपने लिए। तो इस पर मेनका बोली, क्या काव्या आपकी बेटी नहीं है। मेनका के ये बोलते ही विक्रम जी ने उस पर बरसते हुए कहा, वो मेरी बेटी नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ मेरी उस रात की गलती है जिसका फायदा तुमने उठाया था। विक्रम जी के इन शब्दों ने मेनका के सीने में आग लगा दी। विक्रम जी ने उसे गुस्से में घूरते हुए कहा, ये बात तुम बहुत अच्छे से जानती थी मेनका, कि मैंने तुमसे शादी सिर्फ अपने बच्चों के लिए की थी, ताकि से तुम मेरे अर्जुन और मेरी आराध्या का ध्यान रखो, उन्हें माँ का प्यार दो। लेकिन तुमने उसका गलत फायदा उठाकर मुझे खाने में नशे की दवाई मिलाकर दे दी और मेरा फायदा उठाया। तुम्हें क्या लगा, अगर एक रात तुम मेरे साथ गुजरोगी तो मैं तुमसे प्यार करने लगूंगा। ये बोलकर विक्रम जी हंस पड़े और बोले, मैंने सिर्फ और सिर्फ एक से प्यार किया था और वो मेरे बच्चों की माँ है, समृद्ध राजवंश। भले ही आज वो जिंदा नहीं है, लेकिन वही मेरा प्यार थी और वही रहेगी। और तुम जो भुगत रही हो वो तुम्हारे कर्मों की सजा है, जिसे तुम पूरी जिंदगी भुगतोगी। और रही बात तुम्हारी बेटी की, तो उसे भी अपने कर्मों की सजा मिली है। उसने भी दो प्यार करने वालों को अलग करने की कोशिश की थी, जिसकी सजा उसे मिल चुकी है। और मैं पूरी कोशिश करूंगा कि वो कभी भी वापस ना आ सके। ये बोलकर विक्रम जी ने उस कमरे का दरवाजा खोला और वहां से चले गए। विक्रम जी के वहां से जाते ही मेनका ने गुस्से में कमरे का सामान इधर से उधर फेंकना शुरू कर दिया और जोर जोर से चिल्लाने लगी, मैंने तुमसे प्यार किया था विक्रम, और बदले में तुम्हारा प्यार चाहा था, लेकिन तुमने मेरी जिंदगी को जीते जी नर्क बनाकर रख दिया। मुझे नहीं पता था कि मुझे तुमसे प्यार करने की इतनी बड़ी सजा मिलेगी, वरना मैं तुमसे कभी प्यार ना करती। ये बोलते हुए उसने उस कमरे का सारा सामान इधर उधर फेंक दिया और जोर जोर से चिल्लाने लगी। तभी उस कमरे के बाहर खड़ी प्रिया, जिसने विक्रम जी और मेनका की सारी बातें सुन ली थीं, वो मेनका के इस पागलपन को देखकर एक पल के लिए घबरा गई और बोली, लगता है ये पूरी तरह से पागल हो गई है, मुझे यहाँ से चले जाना चाहिए। अगर इसने मुझे यहाँ देखा तो कहीं ये मुझ पर हमला ना कर दे। ये सोचते हुए वो वहाँ से चली गई और वहीं मेनका पागलों की तरह पूरे कमरे के सामान को इधर उधर फेंकती रही। विक्रम जी बाहर आकर सबके साथ बैठ गए। उन्होंने दिग्विजय जी की तरफ देखा और बोले, पिताजी अब आप कैसे हैं? मुझे माफ कर दीजिए, उस वक्त मैं आ नहीं पाया था जब आपके साथ वो सब हुआ। विक्रम जी के ये बोलते ही दिग्विजय जी ने उनके कंधे पर हाथ रखा और बोले, विक्रम बेटा, आपको माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है, और वैसे भी बच्चे अपने माँ बाप से कितने ही दूर क्यों ना रहे, लेकिन अपने माँ बाप के दिल के हमेशा पास रहते हैं। विक्रम जी दिग्विजय जी की ये बात सुनकर मुस्कुरा दिए। वहीं मिहिर और नताशा बंदरों की टोली के साथ जाकर मिल गए। अन्य ने नताशा को ले जाते हुए कहा, चलिए नताशा दीदी, आज हम आपको तैयार करते हैं पार्टी के लिए।
और वहीं अंश ने मिहिर के हाथ को पकड़कर कहा, मिहिर भाई चलो आज हम तैयार करें आपको। नताशा और मिहिर उन दोनों के साथ खींचते चले गए। वहीं सांझ जो एक कोने में खड़ी हुई थी, उसे यूं अकेले खड़ा देखकर अर्जुन उसके पास आया और बोला, यहाँ अकेले क्या कर रही हो? पार्टी के लिए तैयार नहीं होना? तो इस पर सांझ बोली, तुम मुझे यहाँ जबरदस्ती लेकर आए हो। मैं यहाँ पर अपनी खुशी से नहीं आई हूँ, जो पार्टी के लिए तैयार हूँ। सांझ के ये बोलते ही अर्जुन मुस्कुराते हुए बोला, चलो ठीक है, तुम्हें पार्टी के लिए तैयार नहीं होना ना? ओके, मत हो, लेकिन इस बात का फर्क कहाँ पड़ सकता है? बस ये सोच लो। अर्जुन के धमकाने से सांझ ने उसे गुस्से में घूर कर देखा और बोली, जिस दिन तुम्हारी कमजोरी मेरे हाथ लग गई ना अर्जुन, राजवंश, उस दिन तुम्हें मैं बताऊंगी। सांझ की बात सुनकर अर्जुन मुस्कुराते हुए बोला, और उस दिन का मैं बेसब्री से इंतजार करूंगा मेरी जान, लेकिन तब तक के लिए तुम्हें वही करना होगा जो मैं चाहता हूँ। तो जाओ और तैयार हो। ये बोलकर वो वहां से चला गया और वहीं सांझ गुस्से में उसे घूरते हुए तैयार होने के लिए चली गई। सांझ अपने बैग को लेकर इधर से उधर किसी को ढूंढ ही रही थी कि तभी विधि जी की नजर उस पर चली गई। विधि जी उसके पास आईं और बोली, सांझ बेटा आपको कुछ चाहिए? तो इस पर सांझ बोली, वो आंटी जी मुझे पार्टी के लिए तैयार होना था, तो कोई रूम मिल जाता तैयार होने के लिए। उसके इतना बोलते ही विधि जी ने इधर उधर देखा तो उनकी नजर नव्या पर गई और उन्होंने नव्या को अपने पास बुलाते हुए कहा, नव्या बेटा इधर आइए। विधि जी के ये बोलते ही नव्या विधि जी के पास आई और बोली, जी बड़ी माँ। तो इस पर विधि जी बोली, बेटा आप इन्हें अपने साथ ले जाओ तैयार होने के लिए, इन्हें भी पार्टी के लिए तैयार होना है। तो इस पर नव्या ने हाँ में सर हिला दिया और सांझ को अपने साथ ले जाने लगी। नव्या ने सांझ से पूछा, हेलो, मेरा नाम नव्या है और आपका नाम क्या है? नव्या के ये बोलते ही सांझ ने मुस्कुराते हुए कहा, मेरा नाम सांझ है। तो इस पर नव्या बोली, आपको पहले कभी नहीं देखा? तो इस पर सांझ ने कहा, वो मैं अर्जुन सर की पर्सनल असिस्टेंट हूँ। सांझ के ये बोलते ही नव्या ने मुस्कुराते हुए कहा, अच्छा, आप अर्जुन भाई की सेक्रेटरी हैं? ओके ओके। वो दोनों बात करते हुए उस कमरे में आ गए जहाँ पर सारी लड़कियां तैयार हो रही थीं। नव्या ने जैसे ही कमरा खोला तो नताशा, माही, वाणी और अन्या चारों एक दूसरे की मदद कर रही थी तैयार होने में। नताशा अन्या की ब्लाउज की डोरी को बांध रही थी तो वहीं वाणी माही के बालों को बना रही थी। ये सब देखकर सांझ ने एक नजर नव्या की तरफ देखा तो नव्या मुस्कुराते हुए बोली, आप परेशान मत हो, ये नताशा दीदू है, उनके साथ तो आप आए हो, तो आप इन्हें जानते हो, और ये अन्या है मेरी बहन, और वो वाणी और माही है मेरी और अन्या की बेस्ट फ्रेंड। उसके इतना बोलते ही उन सब ने सांझ को मुस्कुराते हुए देखा और बदले में सांझ भी उन्हें देखकर मुस्कुरा दी। सांझ अपना सामान रखते हुए बोली, ठीक है, तो फिर मैं तैयार हो जाती हूँ। तो इस पर नताशा बोली, हाँ, आप कपड़े चेंज कर लो, फिर आपको कोई मदद चाहिए हो मेरे से तो आप मुझे बोल देना, मैं आपकी मदद कर दूंगी। नताशा के बोलने पर सांझ ने सर हाँ में हिला दिया और कपड़े चेंज करने के लिए वॉशरूम की तरफ चली गई। वहीं दूसरी तरफ लड़कों के रूम में अंश अपने 3 पीस सूट को देखते हुए बोला, वाह, आज तो पार्टी में मैं ही चमकूंगा। ये बोलकर उसने जब ध्यान दिया तो उसके उस 3 पीस सूट में उसकी टाई नहीं थी। ये देखकर वो एकदम से परेशान हो गया और बोला, यार मेरे सूट में टाई लगी हुई थी, मुझे याद है, पर अभी अचानक से गायब कहाँ हो गई। ये बोलते हुए वो जल्दी से इधर उधर अपनी टाई को ढूंढने लगा। इस बीच उसने नैतिक के सारे कपड़ों को जमीन पर गिरा दिया। नैतिक जब वॉशरूम से बाहर आया तो उसने देखा कि उसके कपड़े जमीन पर गिरे हुए थे। ये देखकर वो गुस्से में अंश को घूर कर देखने लगा जो अपनी टाई ढूंढ रहा था। उसने आकर अपनी कमर पर हाथ रखा और अंश की तरफ देखते हुए बोला, ये क्या बदतमीजी है, तूने मेरे कपड़े नीचे क्यों गिराए हैं? ये बोलकर उसने अपने कपड़े फर्श से उठाए तो इस पर अंश बोला, सॉरी यार, गलती से गिर गए, वो ना मैं अपनी टाई ढूंढ रहा हूँ, पता नहीं कहाँ है, मिल ही नहीं रही है मुझे। तो इस पर नैतिक बोला, तेरी टाई नहीं मिल रही तो इसका मतलब तू मेरे कपड़े नीचे गिरा देगा? तो इस पर अंश ने उसके कंधे पर हाथ रखा और बोला, सॉरी भाई, गलती हो गई, अब मेरी टाई ढूंढने में मेरी मदद करना। तो इस पर नैतिक मुंह बनाते हुए जाते हुए बोला, खुद ही ढूंढ ले अपनी टाई, मेरे कपड़े नीचे गिरा दिए।
और मैं तुझे तेरी टाई ढूंढ कर दूं। आया बड़ा। ये बोलकर वो वहां से चला गया। तो अंश उसे गुस्से में घूरते हुए बोला, बेटा तुझे मेरी जरूरत तो पड़ेगी ना, किसी काम में तब बताऊंगा तेरे को मैं। ये बोलकर वो अपने सर पर हाथ रखकर अपने टाई को इधर उधर ढूंढने लगा। तभी उसकी नजर शौर्य पर गई, जो शीशे के सामने खड़े होकर तैयार हो रहा था। जब उसने शौर्य को देखा तो उसकी आंखें फैल गईं। वो जल्दी से शौर्य के पास भागता हुआ गया और बोला, भाई ये। अंश के इतना बोलने पर शौर्य, जो कि अपने गले में अपनी टाई बांध रहा था, वो उसे देखकर बोला, हाँ बोलो अंश, क्या हुआ? तो इस पर अंश हकलाते हुए बोला, भाई वो जो टाई आप बांध रहे हो वो मेरी है। अंश के ये बोलते ही शौर्य ने उसे घूर कर देखा और बोला, तो क्या हो गया? तू मेरा इतना सारा सामान लेता है, अगर मैंने तेरी एक टाई ले ली तो क्या हो गया? शौर्य के ये बोलने पर अंश बोला, पर भाई ये ना मेरी फेवरेट वाली टाई है, आप प्लीज इसे रहने दो, आप मेरी कोई और टाई ले लो, पर ये वाली दे दो ना प्लीज। अंश के ये बोलने पर शौर्य मुंह बनाते हुए बोला, मेरी भी बहुत सारी फेवरेट चीजें होती हैं जिस पर तू हाथ मार लेता है। मैं तो कभी कुछ नहीं कहता हूँ, लेकिन अब ये टाई नहीं दूंगा मैं तेरे को। तो इस पर अंश ने मुंह बनाते हुए मिहिर और निर्वाण की तरफ देखा, जो अपने मुंह पर हाथ रखकर हंस रहे थे। अब क्या होगा आगे? आखिर कैसा रहेगा देवयानी जी का जन्मदिन? जानने के लिए सुनते रहिए मेरे प्यार की तू इंतहा। शौर्य के मना कर देने पर अंश ने मुंह बनाते हुए उसे देखा और फिर मिहिर और निर्वाण की तरफ बेचारे जैसा मुंह बनाने लगा। तो ये देखकर मिहिर को उस पर तरस आ गया और वो शौर्य से बोला, शौर्य तू बच्चा थोड़ी है, दे देना उसे, उसकी टाई क्यों परेशान कर रहा है उसे? मिहिर के ये बोलते ही शौर्य बोला, नहीं भाई मैं बिल्कुल नहीं दूंगा। अरे ये मेरा इतना सारा सामान ले लेता है, मैं कभी मना करता हूँ क्या इसे? आज इसकी मैंने एक टाई क्या ले ली, ये तो ऐसे कर रहा है जैसे पता नहीं मैंने इससे क्या ले लिया है। ये बोलकर शौर्य ने टाई को अपने गले में बांध लिया और अंश मुंह लटकाते हुए अपने कपड़े उठाकर रेडी होने के लिए जाने लगा कि तभी नैतिक ने उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, बहुत गलत हुआ तेरे साथ भाई, पर क्या करें भाई, हम छोटे भाई हैं ना, और छोटे भाइयों को न बड़े भाइयों के नीचे दबना ही पड़ता है। ये बोलकर वो मुंह बनाते हुए अंश को देख रहा था। नैतिक को अपना मजाक उड़ाते देख अंश को गुस्सा आ गया और उसने अपने कंधे से नैतिक का हाथ हटाया और उसके कंधे पर अपना हाथ रखते हुए बोला, सही बोला तू भाई, जो छोटे भाई होते हैं ना उन्हें बड़े भाइयों के नीचे दबना ही पड़ता है। अब यही देख ले, तू मुझसे 1 महीने छोटा है, तो हुआ ना तू मेरा छोटा भाई। अंश के ये बोलते ही नैतिक ने उसकी तरफ देखा और बोला, तेरे कहने का मतलब क्या है? तो इस पर अंश बोला, अभी बताता हूँ। अंश के ये बोलते ही नैतिक वहां से भागने लगा और बोला, देख अंश तू मुझे परेशान मत कर, मैं तुझसे 1 महीने छोटा हूँ, लेकिन इतना छोटा भी नहीं हूँ कि तू मुझे परेशान करे। नैतिक के बोलने पर अंश बोला, वो मैं तुझे अभी बताता हूँ। पूरे कमरे में अंश और नैतिक भागे जा रहे थे और वहीं मिहिर और निर्वाण जोर जोर से हंसते हुए उन दोनों को भागते हुए देख रहे थे। मेनका अपने कमरे में आईने के सामने बैठकर अपने गाल को छूते हुए देख रही थी, जहां पर विक्रम जी के उंगलियों के निशान थे। उन निशानों को देखकर मेनका का गुस्सा बढ़ता जा रहा था। वो उन निशानों को देखकर बोली, विक्रम, राजवंश, मैंने तुमसे प्यार करने की कीमत चुकाई है, लेकिन तुम्हें भी मुझसे शादी करने की कीमत चुकानी होगी। मैं इतनी आसानी से तुम्हें जाने नहीं दूंगी। तुमने मेरे साथ अच्छा नहीं किया, बिल्कुल भी। ये सोचते हुए वो अपने गालों पर मेकअप कर रही थी, ताकि से उसके गालों पर लगे हुए उंगलियों के निशान कोई देख ना सके। वहीं प्रिया, जो उसके कमरे के बाहर खड़े होकर ये सब देख रही थी, वो मन में हंसते हुए बोली, आई बड़ी महारानी, मुझे ऑर्डर देती है हर चीज पर, और यहाँ खुद अपने पति के हाथों की नौकरानी बनी हुई है। वैसे मुझे नहीं पता था कि इसकी जिंदगी कुत्ते से भी बदतर है। कम से कम एक कुत्ता किसी घर का वफादार होता है तो उसके मालिक उसे प्यार से रखते हैं, लेकिन ये तो खुद राजवंश परिवार की मालकिन है, लेकिन इसकी जिंदगी कुत्ते से भी ज्यादा खराब है। ये सोचते हुए वो मन ही मन मुस्कुराने लगी। वहीं मेनका ने जब आईने में दरवाजे के पास खड़ी हुई प्रिया को देखा तो वो एकदम से पीछे मुड़ी और बोली, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? मेनका के चिल्लाने से प्रिया अपनी सोच से बाहर आई और हड़बड़ाते हुए बोली, वो मैं आपसे बात करने आई थी कि आज शाम को हमें क्या करना है।
प्रिया के ये बोलते ही मेनका ने अपनी जगह से उठते हुए कहा, मैं तुमसे बाद में बात करूंगी, अभी तुम यहाँ से जाओ। मेनका के ये बोलते ही प्रिया ने हाँ में सर हिलाया और वहां से चली गई। और वहीं मेनका, जिसने प्रिया को मुस्कुराते हुए देख लिया था, उसे इस बात पर रह रहकर गुस्सा आ रहा था कि प्रिया उसका मजाक बना रही थी। उसने आईने में खुद को गुस्से देखते हुए कहा, विक्रम राजवंश, याद रखना, तुमसे मैं अपनी हर बेइज्जती का बदला लूंगी। अगर मैंने भी तुम्हें खून के आंसू नहीं रुलाए तो मेरा भी नाम मेनका नहीं। ये बोलते हुए उसकी आंखों में गुस्सा उतर आया था। वनराज खुराना का घर। वनराज सोफे पर बैठे हुए तरुण को देख रहा था, जो इस वक्त बहुत ज्यादा गुस्से में लग रहा था। वनराज ने उसे देखते हुए कहा, वैसे कुछ सोचा है कि आज क्या करना है, या फिर तुमने ठान रखा है कि तुम हर बार उस रुद्राक्ष से मार खाते रहोगे? उसके ये बोलते ही तरुण गुस्से में बोला, नहीं पापा, अब मैं उसे बताऊंगा कि मैं क्या कर सकता हूँ। उसने उस दिन मुझ पर हाथ उठाकर बहुत बड़ी गलती की है। मैंने भी अगर उसके नाम को मिट्टी में मिलाकर नहीं रख दिया तो मेरा भी नाम तरुण नहीं। उसे वो सब याद आने लगा। जब उस दिन रुद्राक्ष ने उसे बहुत मारा था, वो सब याद करके वो गुस्से में बोला, अभी तक तो मैं छुप कर वार कर रहा था, लेकिन अब मैं सामने से वार करूंगा और ऐसा वार करूंगा कि वो संभल नहीं पाएगा। तरुण के ये बोलते ही वनराज ने उसके कंधे पर हाथ रखा और बोला, वैसे तुम्हें क्या लगता है, वो लड़की हमारा काम कर पाएगी? तो इस पर तरुण मुस्कुराते हुए बोला, बिल्कुल पापा, वो लड़की हमारा काम करेगी, क्योंकि उसके बहुत बड़े सपने हैं। आखिर वो रुद्राक्ष खुराना की बीवी जो बनना चाहती है। तरुण की बात सुनकर वनराज हंसने लगा और बोला, उस सच में लगता है कि रुद्राक्ष उससे शादी करेगा? तो इस पर तरुण बोला, इससे हमें क्या मतलब पापा, रुद्राक्ष उससे शादी करें या ना करें, लेकिन उससे शादी करने के लालच में वो लड़की हमारा साथ दे रही है। हमारे लिए इससे अच्छी बात क्या हो सकती है? बस वो हमारे हाथों की कठपुतली है। हम उसे जिस दिशा में नचाएंगे वो उसी दिशा में नाचेगी। बस आप देखते जाओ, उस लड़की का पूरी तरह से इस्तेमाल करने के बाद मैं कैसे उसे साइड में फेंकता हूँ। एक बार रुद्राक्ष खुराना को अपने रास्ते से हटा दूं, फिर उस प्रिया को भी हटा दूंगा। उसे तो मैं तब तक इस्तेमाल कर रहा हूँ जब तक रुद्राक्ष को हम निपटाना दे, और जहाँ तक है, आज शाम को वो काम भी हो जाएगा। ये बोलकर वो एक बोतल को देखने लगा जिसमें लिक्विड जैसा कुछ था। तभी वनराज बोला, हाँ बेटा, आखिर मेरे बरसों का सपना अब पूरा होगा। ये पूरा खुराना अंपायर, ये सब सिर्फ हमारा था, जो उस दिग्विजय खुराना को उठाकर दे दिया गया खैरात में। जिस चीज पर हमारा हक था उसे हम वापस लेकर रहेंगे। तो इस पर तरुण बोला, बिल्कुल पापा, ऐसा ही होगा। ये बोलकर वो हंसने लगा और उसके साथ साथ वनराज भी हंसने लगा। सब तैयार होकर हॉल में आ गए थे। तभी विधि जी बोली, अच्छा, सारे बच्चे जो है वो जो पीछे वाली गाड़ियां हैं उनमें आएंगे, और हम सब बड़े जो है हम आगे वाली गाड़ियों में जा रहे हैं। फिर विधि जी ने बंदरों की टोली की तरफ देखकर कहा, कोई शैतानी मत करना, और अगर कोई लड़ा आपस में एक दूसरे से तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा। विधि जी के ये बोलते ही उन सब ने अपना सर हाँ में हिला दिया, जैसे एक छोटा सा मासूम सा बच्चा होता है। ये देखकर विधि जी और वैदेही जी मुस्कुरा दी और वो सब बड़ों के साथ गाड़ियों में निकल गए। वहीं अब वो सब रह गए थे। तभी मिहिर ने उन सब को देखते हुए कहा, चलो अब। मिहिर के ये बोलते ही निर्वाण मिहिर से बोला, सुनना भाई, मुझे मेरी वाली के साथ जाने देना। निर्वाण के ये बोलते ही मिहिर बोला, तेरी वाली मेरी बहन है और वो अभी तेरी वाली बनी नहीं है, इसीलिए मैं अपनी बहन को तेरे साथ अकेले नहीं जाने दूंगा। मिहिर के ये बोलते ही निर्वाण ने उसे घूरते हुए कहा, अच्छा बेटा, ज्यादा चालाक बन रहा है तू। जब तेरा टाइम आएगा ना तो मैं देख लूंगा तुझे। अभी तो तू मुझे मेरी वाली से अलग कर रहा है, फिर मैं तुझे तेरी वाली से अलग करूंगा। निर्वाण के ये बोलते ही मिहिर की नजर नताशा पर चली गई, जो अन्या और सांझ के साथ खड़े होकर बातें कर रही थी। मिहिर उसे देखते हुए अपने मन में बोला, बेटा, अगर तुझे पता चल गया ना कि मेरी वाली कौन है तो तू मुझे वैसे ही उधेड़ कर रख देगा। मुझे तो डर लगता है, अगर तुझे किसी दिन पता चल गया कि मैं तेरी बहन से प्यार करता हूँ तो तू ना जाने मेरा क्या हाल करेगा। ये सोचते हुए वो निर्वाण को देखने लगा और बोला, ऐसा है, फिलहाल तो मेरी बहन मेरे साथ जाएगी। मिहिर के ये बोलते ही निर्वाण उसे गुस्से में घूर कर देखने लगा।
तो इस पर मिहिर के दिमाग में एक आइडिया आया और वो बोला, अच्छा तो एक काम करते हैं, क्यों ना नताशा, तू, मैं और नव्या एक कार में चलते हैं। मैं और नताशा आगे बैठ जाएंगे और तू और नव्या पीछे बैठना आराम से। इस तरह से मैं अपनी बहन का ध्यान भी रख लूंगा और तू तेरी वाली के साथ भी बैठ जाएगा। मिहिर के ये बोलते ही निर्वाण के चेहरे पर खुशी आ गई और वो बोला, थैंक यू यार, तुझे पता है ना रुद्र के चक्कर में दिल्ली में रहना पड़ रहा था, जिसकी वजह से मैं नव्या से कितना दूर रहा हूँ। कम से कम उसके साथ चैन से बैठकर 2 बातें तो कर पाऊंगा। निर्वाण के ये बोलते ही मिहिर बोला, चल ठीक है, तू नताशा को लेकर आ, मैं नव्या को लाता हूँ। ये बोलकर वो नव्या के पास चला गया और वहीं निर्वाण नताशा के पास चला गया। वहीं बंदरों की टोली जो एक दूसरे से हंसी मजाक कर रहे थे, तभी निर्वाण उनके पास आते हुए बोला, चलो भाई, देर हो रही है, पार्टी स्टार्ट हो जाएगी, कब पहुंचोगे वेन्यू पर? निर्वाण के ये बोलते ही अंश बोला, ठीक है भाई, हम भी निकलते हैं। ये बोलकर माही, अंश, नैतिक और वाणी चारों एक कार में बैठकर निकल गए। अब वहां से सब अपनी अपनी कार में बैठकर निकल चुके थे, सिवाय सांझ और अर्जुन के। सांझ जो कि वहीं खड़ी हुई थी। अर्जुन उसके पास आया और बोला, क्या बात है, लगता है मेरी बीवी मेरा इंतजार कर रही है। अर्जुन के ये बोलते ही सांझ को गुस्सा आ गया और वो बोली, खबरदार, जो तुमने मुझे अपनी बीवी कहा तो? सांझ के ये बोलते ही अर्जुन ने उसकी कमर में हाथ डाला और कस के पकड़कर उसे अपनी तरफ करते हुए बोला, तुम जब मेरी बीवी हो तो तुम्हें मैं अपनी बीवी ही कहूंगा ना। फिर उसने सांझ के गाल पर एक किस करते हुए कहा, वैसे आज बहुत प्यारी लग रही हो। अर्जुन के ये करते ही सांझ ने उसके सीने पर अपना हाथ रखा और उसे खुद से दूर करते हुए बोली, दूर रहो मुझसे, खबरदार, जो मुझे छुआ तो। ये बोलकर वो कार की तरफ बढ़ गई। उसे जाते देख अर्जुन अपने मन में बोला, हे भगवान, पता नहीं ये पागल कब समझेगी कि मैं इससे कितना प्यार करता हूँ। ये सोचते हुए वो कार के पास गया और कार में जाके बैठ गया। अब क्या होगा आगे? आखिर क्या प्लान बनाया है प्रिया और तरुण ने मिलकर रुद्राक्ष के खिलाफ? जानने के लिए सुनते रहिए मेरे प्यार की तो इंतहा। रुद्राक्ष आराध्या को अपने साथ एक बुटीक में लेकर आया। उस बुटीक को देखकर आराध्या बोली, रुद्र, आप हमें यहाँ पर क्यों लाया है? तो इस पर रुद्राक्ष ने आराध्या से कहा, पहले बाहर आओ, फिर बताता हूँ। वो दोनों कार से बाहर आए और फिर रुद्राक्ष ने आराध्या का हाथ पकड़ा और उसे अपने साथ बुटीक के अंदर ले गया। वहां जाकर आराध्या ने देखा कि वहां पर बहुत सी खूबसूरत ड्रेसेस थीं। वो सब देखकर वो मुस्कुराते हुए बोली, यहाँ पर तो बहुत ही प्यारी प्यारी ड्रेसेस है। तो इस पर रुद्राक्ष ने मुस्कुराते हुए कहा, जहाँ तक तुम्हारी नजर जा रही है और जिस भी ड्रेस पर जा रही है वो सब तुम्हारी है। आराध्या ये सुनकर हैरानी से उन सारी ड्रेसेस को देखने लगी और बोली, आपके कहने का मतलब है कि आपने हमारे लिए ये सारी ड्रेसेस पहले ही खरीद ली है? तो इस पर रुद्राक्ष ने कहा, मेरी जान के लिए कुछ भी। ये बोलकर उसने उसके बालों को उसके कान के पीछे किया और बोला, चलो आज शाम की पार्टी के लिए तुम्हें इनमें से जो ड्रेस पसंद है वो ले लो, बाकी सारी ड्रेसेस घर पर पहुंच जाएंगी। रुद्राक्ष के ये बोलते ही आराध्या ने मुस्कुराते हुए उन सारी ड्रेसेस को देखा। जब उसने उनमें से एक ड्रेस पसंद की तो वो उसका प्राइस टैग देखने लगी। प्राइस टैग देखकर वो हैरान रह गई। वो एक बेबी पिंक कॉलर की ग्लिटरिश साड़ी थी जिस पर बहुत ही छोटे छोटे डायमंड से वर्क किया गया था। उस साड़ी का प्राइस 15 लाख रुपए था। ये देखकर आराध्या की आंखें हैरानी से बड़ी हो गईं और वो बोली, रुद्र, ये साड़ी 15 लाख की है। तो इस पर रुद्राक्ष मुस्कुराते हुए बोला, मेरी जान के लिए कुछ भी। रुद्राक्ष के ये बोलने पर आराध्या बोली, हाँ, हम जानते हैं कि आप हमारे लिए कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन हम फिर भी फालतू के खर्चे में यकीन नहीं रखते रुद्र। अगर आपने सच में ये सारी ड्रेसेस खरीदी है तो हम आपसे बहुत गुस्सा है। हमें आपसे कोई महंगा तोहफा नहीं चाहिए रुद्र। हम आपसे प्यार करते हैं। हम आपके साथ एक झोपड़ी में भी खुश रहेंगे, न कि इन सब चीजों से हमें खुशी मिलेगी। आराध्या की बात सुनकर रुद्राक्ष ने उसे अपने गले से लगा लिया और बोला, जानता हूँ कि तुम सिर्फ मेरे साथ रहना चाहती हो और तुम्हारी खुशी इन सब में नहीं है, लेकिन मैं मेरी आराध्या को दुनिया की हर खुशी देना चाहता हूँ।
कम से कम ये हक तो मेरा बनता है ना। रुद्राक्ष के बोलने पर आराध्या ने मुस्कुराते हुए हाँ में सर हिला दिया और बोली, ठीक है, इस बार तो आपने इतना खर्चा कर दिया, लेकिन अगली बार मत करना। आराध्या के इस तरह से बोलने पर रुद्राक्ष ने छोटे बच्चों की तरह सर हाँ में हिल दिया और बोला, जो हुक्म मेरी जान, आप जो कहेंगी हम वही करेंगे। रुद्राक्ष के बोलने पर आराध्या शर्माते हुए बोली, अच्छा ठीक है, बस रहने दीजिए। फिर उसने उस साड़ी की तरफ देखते हुए कहा, हमें तो ये साड़ी पसंद आई थी, लेकिन इसका इतना प्राइस देखकर अब हम इसे नहीं लेंगे। आराध्या के बोलने पर रुद्राक्ष ने वहीं खड़ी एक लड़की को इशारा किया और बोला, तुम यही साड़ी पहनोगी? जो मेरी आराध्या को पसंद है वो वहीं लेगी। उस लड़की ने उस साड़ी को उतारा और आराध्या से बोली, आइए मैम, मैं आपकी मदद कर देती हूँ साड़ी को पहनने में। उस लड़की के बोलने पर आराध्या ने रुद्राक्ष की तरफ देखा और बोली, पर रुद्र। तो इस पर रुद्राक्ष उसे चुप कराते हुए बोला, बस मैंने कहा ना, अब जल्दी से चेंज करके आओ। रुद्राक्ष के बोलने पर आराध्या ने कहा, ठीक है। ये बोलकर वो उस लड़की के साथ चली गई। थोड़ी देर बाद आराध्या जब चेंजिंग रूम से बाहर आई और जब रुद्राक्ष ने उसे साड़ी में देखा तो वो उसे देखता ही रह गया। आराध्या सच में ऐसी लग रही थी जैसे कि कोई परी आसमान से उतरकर जमीन पर आ गई हो। वो बेबी पिंक कलर की ग्लिटरिश साड़ी उस पर बहुत प्यारी लग रही थी। तभी आराध्या बोली, हम सही तो लग रहे हैं ना? तो इस पर रुद्राक्ष ने उसके दोनों हाथों को पकड़ते हुए कहा, बहुत खूबसूरत लग रही हो। फिर रुद्राक्ष ने उस लड़की को अपने पास बुलाया और बोला, एक मेकअप आर्टिस्ट आने वाली थी। तो इस पर वो लड़की बोली, यस सर, वो आ गई है, मैम का इंतजार कर रही है। तो इस पर आराध्या बोली, ये सब क्या है रुद्र? तो इस पर रुद्राक्ष बोला, मैंने तुमसे कहा ना, तुम कोई सवाल जवाब नहीं करोगी, बस वो करो जो मैं कह रहा हूं। ये बोलकर रुद्राक्ष आराध्या का हाथ पकड़कर उसे अपने साथ अंदर की तरफ ले गया, जहां पर एक लड़की थी। रुद्राक्ष ने उस लड़की की तरफ देखा और बोला, आप इन्हें तैयार कर दीजिए। रुद्राक्ष के बोलते ही उस लड़की ने हाँ में सर हिलाया और बोली, जी सर। फिर उसने आराध्या को बैठने के लिए कहा तो आराध्या वहीं लगी एक चेयर पर बैठ गई और वो लड़की उसका मेकअप करने लगी। 1 घंटे बाद आराध्या पूरी तरह से तैयार हो चुकी थी। अब तो वो और भी ज्यादा प्यारी लग रही थी। जो लड़की उसका मेकअप कर रही थी वो मुस्कुराते हुए बोली, मैम, वैसे तो आपको मेकअप की कोई जरूरत ही नहीं है क्योंकि आप पहले से ही बहुत सुंदर हो, लेकिन ऐसा लग रहा है कि इस मेकअप के हल्के से टचअप से आप और प्यारी हो गई हो। उस लड़की की बात सुनकर आराध्या शर्मा गई। तभी रुद्राक्ष अंदर आते हुए बोला, क्या सब हो गया? तो इस पर वो लड़की बोली, यस सर, मैम तैयार है। ये बोलकर वो लड़की वहां से चली गई। आराध्या जब अपनी जगह से उठी और रुद्राक्ष की तरफ मुड़ी तो रुद्राक्ष उसे देखता रह गया। उस बेबी पिंक कलर की साड़ी में आराध्या का दूध सा सफेद रंग, ऊपर से उसके खुले बाल जो उसकी कमर से नीचे तक आ रहे थे, माथे पर लाल बिंदी, गुलाब जैसे होठों पर लाल लिपस्टिक, आंखों में काजल, कानों में डायमंड ईयरिंग्स। इस वक्त आराध्या बहुत प्यारी लग रही थी और रुद्राक्ष की नजरें उस पर से हट ही नहीं रही थी। रुद्राक्ष को इस तरह से खुद को देखता देख आराध्या शर्माते हुए बोली, रुद्र, आप हमें ऐसे मत देखिए। तो इस पर रुद्राक्ष उसके पास आते हुए बोला, तुम मेरी हो और मैं तुम्हें ऐसे और वैसे दोनों तरह से देख सकता हूँ। रुद्राक्ष की शरारत पर आराध्या ने हल्के से उसके सीने पर हाथ मारा और बोली, आप बहुत बदमाश हो गए हैं। अभी हमारी शादी नहीं हुई है जो आप हमसे इस तरह की बातें कर रहे हैं। आराध्या के ये बोलने पर रुद्राक्ष मुस्कुराते हुए बोला, वो भी हो जाएगी, उसके बाद तो मैं तुमसे वैसी बातें कर सकता हूँ ना। रुद्राक्ष के बोलने पर आराध्या बोली, आप बहुत बेशर्म हो गए हैं, छोड़िए हमें। तो इस पर रुद्राक्ष ने उसका हाथ कस के पकड़ा और बोला, एक चीज और है जो रह गई है। ये बोलकर उसने अपनी जेब में से एक बॉक्स को निकाला। जब उसने उस बॉक्स को खोला तो उसमें वही एंगेजमेंट रिंग थी जो रुद्राक्ष ने आराध्या को उस वक्त पहनाई थी और सबके सामने उससे एंगेजमेंट की थी। उस रिंग को देखकर आराध्या की आंखों में आंसू आ गए। रुद्राक्ष ने आराध्या के हाथ को पकड़ा और एंगेजमेंट रिंग को उसकी उंगली में पहनाते हुए बोला, ये तुम्हारी है, इस पर तुम्हारा हक है और ये तुम्हारे पास ही अच्छी लगती है।
ये बोलकर उसने वो रिंग उसे पहना दी और उसके हाथ को प्यार से चूम लिया। आराध्या, जिसकी आंखों में उस रिंग को देखकर आंसू आ चुके थे, वो कसकर रुद्राक्ष के गले लग गई और बोली, हमें माफ कर दीजिए रुद्र, हमने अपनी बेवकूफी की वजह से आपके प्यार को ठुकरा दिया। ये हमारी जिंदगी की सबसे बड़ी और आखिरी गलती थी, लेकिन अब हम कभी भी ना तो आपको और ना ही आपके प्यार को ठुकराएंगे। कभी किसी के लिए हम ऐसा नहीं करेंगे। हमें अपनी जिंदगी का सबक मिल चुका है। आराध्या के ये बोलने पर रुद्राक्ष ने उसकी आंखों में आए आंसुओं को हल्के से साफ किया और बोला, मैं जानता हूँ अब हमारे बीच में कोई नहीं आ सकता है, ना ही कोई इंसान और ना ही कोई गलत फहमी। ये बोलकर उसने प्यार से आराध्या के माथे को चूम लिया और बोला, पार्टी का टाइम हो गया है, चले। तो इस पर आराध्या बोली, लेकिन हम उन सबका सामना कैसे करेंगे रुद्र? हमने जो गलती की है, दादाजी, दादी माँ, उन सब का सामना हम कैसे कर पाएंगे रुद्र? ये बोलकर आराध्या घबराने लगी। तो इस पर रुद्राक्ष बोला, वो सब तुम्हारे अपने हैं आराध्या, तुम्हारा ही परिवार है वो, और वो बेसब्री से तुम्हारे आने का इंतजार कर रहे हैं। वो सब लोग तुमसे बहुत प्यार करते हैं। एक बार उन्हें और खुद को एक मौका देकर तो देखो, फिर देखना वो खुले हाथों से तुम्हें अपना लेंगे। रुद्राक्ष के बोलने पर आराध्या ने हाँ में सर हिलाते हुए कहा, हम तैयार हैं, फिर चाहे हमें उन सब की डांट ही क्यों न खानी पड़े, हम वो भी खा लेंगे, लेकिन उन सब से माफी मांग लेंगे। आराध्या के ये बोलने पर रुद्राक्ष ने मुस्कुराते हुए उसे देखा और बोला, तुम इतनी प्यारी हो कि तुम्हें कोई डांट भी नहीं पाएगा। ये बोलकर उसने आराध्या का हाथ पकड़ा और बोला, तो चले। तो इस पर आराध्या ने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, चलिए। वो दोनों जैसे ही कार के पास आए, तभी आराध्या बोली, रुक जाइए रुद्र। आराध्या के इस तरह से बोलने पर रुद्राक्ष बोला, अब क्या हुआ? तो इस पर आराध्या बोली, हम दादी माँ के लिए गिफ्ट लेना तो भूल ही गए। आराध्या के ये बोलने पर रुद्राक्ष ने मुस्कुराते हुए कार की बैक सीट का दरवाजा खोला और उसमें से एक गिफ्ट बॉक्स निकालते हुए आराध्या के हाथ पर रखते हुए बोला, ये रहा दादी माँ का गिफ्ट तुम्हारी तरफ से। ये देखकर आराध्या खुश होते हुए बोली, आपने ले लिया गिफ्ट? हम तो परेशान ही हो गए थे कि हम अब इतने कम टाइम में गिफ्ट कैसे लेंगे। फिर उसने कहा, लेकिन आपने दादी माँ के लिए कुछ नहीं लिया? तो इस पर रुद्राक्ष मुस्कुराते हुए बोला, मैं तो दादी माँ के लिए उनका जीता जागता गिफ्ट लेकर जा रहा हूँ। रुद्राक्ष की ये बात सुनकर आराध्या हैरान होते हुए बोली, जीता जागता गिफ्ट मतलब? तो इस पर रुद्राक्ष ने उसके गाल पर हाथ फेरते हुए कहा, दादी माँ को गिफ्ट के तौर पर तुम चाहिए हो, इससे बड़ा गिफ्ट उनके लिए और क्या हो सकता है। रुद्राक्ष के ये बोलने पर आराध्या मुस्कुराते हुए बोली, आप भी ना रुद्र, कुछ भी बोलते हैं। ये बोलकर आराध्या मुस्कुराते हुए कार में बैठ गई और वहीं रुद्राक्ष भी मुस्कुराते हुए कार में बैठ गया और वो दोनों वेन्यू के लिए निकल गए। वहीं दूसरी तरफ पार्टी में सब पहुंच चुके थे। एक कोने में खड़े होकर मेनका और प्रिया आज रात की पार्टी में जो करने वाले थे उसके बारे में बात कर रहे थे कि तभी पीछे से किसी की आवाज आई, तो तैयारी हो गई क्या आप दोनों की? उन दोनों ने जब पीछे मुड़कर देखा तो वहाँ पर तरुण अपने हाथ में एक ड्रिंक का ग्लास लिए हुए खड़ा था। तरुण मुस्कुराते हुए उन दोनों के पास आया और बोला, आज रात का प्लान काम करेगा ना? तो इस पर प्रिया बोली, बिल्कुल काम करेगा, क्योंकि आज रात के बाद सब बदल जाएगा। प्रिया के ये बोलने पर मेनका बोली, तुम जितने कॉन्फिडेंस से ये कह रही हो, क्या उतने कॉन्फिडेंस से तुम ये कर पाओगी? तो इस पर प्रिया मुस्कुराते हुए बोली, आप बिल्कुल भी परेशान मत हो, मैं इसे इतने अच्छे तरीके से करूंगी कि किसी को कोई शक भी नहीं होगा। प्रिया की बात सुनकर मेनका बोली, ऐसा होना भी चाहिए, क्योंकि ये काम आज के आज ही होना चाहिए। मैं अब और इंतजार नहीं कर सकती। मेनका के ये बोलते ही देवयानी जी ने उसे आवाज लगाते हुए कहा, मेनका बेटा जरा इधर आना। देवयानी जी के बुलाने पर मेनका बोली, जी माँ अभी आई। ये बोलकर मेनका उनके पास चली गई। तभी तरुण मुस्कुराते हुए प्रिया से बोला, वैसे तुमने बताया नहीं क्या मेनका आंटी को कि तुम ये काम इतने अच्छे से क्यों कर पाओगी? तरुण के ये बोलने पर प्रिया ने उसे घूरते हुए देखा। तो इस पर तरुण बोला, बता देती कि तुम्हारा इस सब में एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है और ये सब तो मैंने खुद टेस्ट किया है। तरुण की बेशर्मी भरी बात सुनकर प्रिया बोली, अपने काम से काम रखो, आज रात के बाद मेरा भी मतलब पूरा हो जाएगा और तुम्हारा भी मतलब पूरा हो जाएगा। ध्यान रखना, पीछे जो भी हुआ है
वो हो चुका है। किसी को भी हमारे बारे में पता नहीं चलना चाहिए, क्योंकि मैं तुमसे कोई मतलब नहीं रखना चाहती हूँ अपनी आगे की जिंदगी में। प्रिया के ये बात बोलते ही तरुण मुस्कुराते हुए बोला, मुझे भी तुमसे कौन सा कोई मतलब रखना है। तुम भी मेरी जिंदगी में उस हर लड़की की तरह हो जिसके साथ मैं हर एक रात गुजारता हूँ। इससे ज्यादा तुम्हारी भी मेरी जिंदगी में कोई औकात नहीं है। ये बोलकर मुस्कुराते हुए उसने अपनी जेब में से एक छोटी सी बोतल निकाली जिसमें एक लिक्विड था। उस बोतल को उसने सबकी नजरों से बचाते हुए प्रिया की तरफ किया और बोला, इस बोतल में से सिर्फ 2 बूंद डालना ड्रिंक में। ये इतनी स्ट्रॉन्ग है कि अगर तुमने इसमें से ज्यादा बूंद डाली तो रुद्राक्ष खुराना पागल भी हो सकता है। ये बोलकर वो मुस्कुराते हुए वहाँ से चला गया। उसके वहाँ से जाने के बाद प्रिया ने उस बॉटल को अपने हाथ में लिया और उसे अपनी लालच भरी नजरों से देखते हुए बोली, आज रात तुम्हें मेरा होना ही होगा रुद्राक्ष खुराना, क्योंकि उसके बाद तुम्हें हर हाल में मुझसे शादी करनी पड़ेगी। ये बोलकर उसने मुस्कुराते हुए उस बॉटल को छुपाकर अपने पास अपने पर्स में रख लिया। वहीं दूसरी तरफ रुद्राक्ष और आराध्या पार्टी में पहुंच चुके थे। रुद्राक्ष ने जैसे ही कार को रोका तो आराध्या कार से नीचे उतरने लगी, तो इस पर रुद्राक्ष ने उसका हाथ पकड़ा और बोला, तुम ऐसे जाओगी क्या सबके सामने। रुद्राक्ष के बोलने पर आराध्या खुद को देखने लगी और फिर हाथ में लिया और उसे अपनी लालच भरी नजरों से देखते हुए बोली, आज रात तुम्हें मेरा होना ही होगा रुद्राक्ष खुराना, क्योंकि उसके बाद तुम्हें हर हाल में मुझसे शादी करनी पड़ेगी। ये बोलकर उसने मुस्कुराते हुए उस बॉटल को छुपाकर अपने पास अपने पर्स में रख लिया। वहीं दूसरी तरफ रुद्राक्ष और आराध्या पार्टी में पहुंच चुके थे। रुद्राक्ष ने जैसे ही कार को रोका